मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा का धनी था जो एक मिला जुला करेक्टर था। मिला जुला करेक्टर यह है कई भाषाओं का जानकार, अरबी फारसी का महान ज्ञाता, शास्त्रों का जानकार, ज्ञान के प्रति इसका झुकाव हमेशा बना रहता था। लेकिन उसके बावजूद ये एक मूर्ख शासक कहलाया कि खाली बुकिश लैंग्वेज भी या बुकिश ज्ञान या किताबों का ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। अगर आप अपने आप को सर्वज्ञाता समझते हो तो आपको भी चर्चा करनी पड़ेगी लोगों से। इसकी प्रॉब्लम यह थी कि और भी सुनता नहीं था और किसी की सलाह लेता नहीं था। दरबार में हमेशा चुप चुप सा रहता था और फिर बड़े कड़े फैसले लेता था जो ग्राउंड पे फैल जाते थे। तो फेल होने का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक कभी किसी से चर्चा नहीं करता। वो अपनी मर्जी से, अपनी सनक से फैसले लिया करता था। अब उन फैसलों में क्या था, कई बार उसके फैसले उसके समय से आगे के भी थे, जिसके कारण इतिहासकार उसे एक ज्ञानी शासक भी मानते हैं। और कई बार उसकी जो एक होता ना कि अगर आपको परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है और आप आज से 200 साल 100 साल आगे की सोच के चलते हैं, जमीन का आपको ग्राउंड का पता नहीं है, तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी उसी तरीके से था कि महान ज्ञाता होने के बावजूद भी उसकी योजनाएं फेल हो जाती थी। उसका कारण मैंने आपको बताया कि उसका कारण सिंपल सा था कि वो किसी का सुनता होता नहीं था और इसीलिए उसे एक बेवकूफ किंग की भी उपमा दी जाती है। पढ़ा लिखा या कहिए विद्वान शासक, दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे ज्यादा विद्वान था, एक सहिष्णु शासक भी था, पहला सुल्तान था जो होली भी सेलिब्रेट करता था, लेकिन उसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। क्यों? वो अगर खुश है तो बहुत ज्यादा इनाम दे देगा और अगर वो किसी से नाराज है तो गर्दन काटने में उसे जरा सी तकलीफ नहीं होती थी। तो एक तरीके से रक्त पिपासु भी था। तो यानी कि ये मिला जुला करेक्टर। और एल्फिंस्टन तो इतिहासकार है, एक एल्फिंस्टन, वो हमेशा कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ पागलपन के अंश जरूर थे। अब इनकी कुछ योजनाएं देखते हैं जिनके कारण मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। कुछ लोग इसे विद्वान मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये सनक भरा एक किंग था। पहला इसका फैसला आया राजधानी परिवर्तन का। तो राजधानी जो इसकी परिवर्तन हुई वो ईयर था इसका 1326-27। सोच के तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अच्छा ही किया। राजधानी जनरली उस जमाने के हिसाब से, इस जमाने में तो पाकिस्तान भी इंडिया का, ये भारत, दिल्ली राजधानी थी। यहां से 1000-1200 किलोमीटर नीचे ले गया दौलताबाद। कोई प्लान नहीं, बहुत बड़ी, किसी से ज्यादा चर्चा भी नहीं, बस जो सनक में आ रहा है फैसला दे दिया गया कि समस्त दिल्ली के जनता के लोग जाएंगे दौलताबाद। उसका कारण सीधा सीधा यह था कि एक तो दिल्ली मंगोल आक्रमण के हमेशा प्रभाव में रहती थी। मंगोलों के आक्रमण बहुत होते थे, आप यहां देख सकते हैं। उस जमाने में इतना दिल्ली, तो ये मंगोल इधर से अटैक करते थे। तो अगर यहां से राजधानी बदल के हो गई दौलताबाद, जो देवगिरी के नाम से था पहले, इसका नाम इसने दौलताबाद किया, तो एक तो ये मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित हो गया दौलताबाद, और दूसरा जो साउथ इंडिया था, ये नीचे का दक्षिण भारत, इस पर मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा अच्छी पकड़ रख सकता था क्योंकि राजधानी नीचे हो गई, क्योंकि उसके टाइम में विद्रोह बहुत ज्यादा होते थे।
बहुत ज्यादा जनता उससे नाराज रहती थी, तो यहां पर वो कंट्रोल रख सकता है। लेकिन सारी जनता को आदेश देना कि चलो भाई दौलताबाद चलो, कोई बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं, लंबा रास्ता, ऊपर से जलवायु भी अलग, क्योंकि अगर महाराष्ट्र ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है, अगर महाराष्ट्र की क्लाइमेट और दिल्ली क्लाइमेट में तो अंतर है, तो ऐसे में पब्लिक कैसे सर्वाइव करे? तो पब्लिक को समस्या होनी शुरू हुई। साथ में एक समाज से कट गए, हर व्यक्ति एक समाज होता है, तो लोगों को अपने घर की याद सताने लगी। अब भाई याद सताने लगी तो चिट्ठी पत्री वाला मामला, ठीक है। तो जब याद सताने लगी तो उन लोगों ने मन बना लिया, ये वापस जाने लगे। देखते देखते मोहम्मद बिन तुगलक को फैसला वापस लेना पड़ा और एक अच्छी प्लान उसकी फेल हो गई, क्योंकि उसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसने ये करी कि पब्लिक को आदेश दे दिया शिफ्टिंग का। अगर वो डिपार्टमेंट ले जाता तो हो सकता ठीक होता। दूसरा उसका जो फैसला आया, जो उसकी दूसरी एक असफल योजना, बड़ी असफल योजना थी उसकी, वो थी सांकेतिक मुद्रा का चलन। सांकेतिक मुद्रा का चलन यानी कि टोकन करेंसी। टोकन करेंसी अगर आज की बात करें तो जो आपकी ये रुपया, कागज का रुपया है ना, ये टोकन करेंसी है। कि कायदे में ये है क्या? एक कागज है और एक कागज है, तो उस कागज की वैल्यू क्या है? अगर आप उसे रद्दी में तोलें, क्या वैल्यू है उसकी? कुछ भी नहीं। वो किस विश्वास पे चल रहा है? भारत सरकार के विश्वास पे चल रहा है, क्योंकि आपने देखा उसमें लिखा रहता है मैं वचन देता हूं, और अगर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार एक्सेप्ट करवा देगी। उसका लेना जरूरी होता है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा भारत भूमि पर, तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो आज की व्यवस्था तो बहुत सुदृढ़ है। सांकेतिक मुद्रा उस जमाने में चांदी के सिक्के चलते थे मोहम्मद बिन तुगलक के। अब जब चांदी के सिक्के चलते थे तो चांदी के सिक्के, उस जमाने में चांदी हो गई महंगी, चांदी बहुत महंगी। अब जब चांदी महंगी हो गई तो हुआ क्या कि करेंसी महंगी, टकसाल होने लगी। अब ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान बनाया कि अगर चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के या कांसे के सिक्के, कि कुछ लोग कहते हैं तांबे के चलाए, कुछ लोग कहते हैं कांसे के चलाए, सिक्के चलाए जाए और उनकी बाजार में कीमत वही रहे जो चांदी के सिक्कों की है, बाजार में कीमत वही रहे। तो होगा क्या? चांदी जो महंगी धातु है वो बच जाएगी। तो सोच तो बिल्कुल बढ़िया थी, एडवांस सोच थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई सरकार का दबाव ना होना उस जमाने में, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जाना, तो उससे क्या हुआ कि टोटल यह प्लान फैलने लगी, क्योंकि लोगों ने जबरदस्त तरीके से एक जो जाली मुद्रा है, जाली या कहिए, एक तो होती दरबार में टकसाल हो गया, भाई इधर उधर कहीं से राजा के टकसाल से आ रही है, घरों में टकसाल करना शुरू कर दिया। जब घरों में टकसाल शुरू कर दिया तो जाली करेंसी होगी ना, एक तरीके से वो जाली होगी ना, फेक करेंसी हो गई। अब जाली करेंसी की वैल्यू भी वही जो चांदी वाली। अब लोगों ने चांदी ले लेके तो अपने घर में रख ली उसके बदले, और वे तांबे के और जो कांसे के थे, ब्रोंज के, वो चलते रहे। राजा परेशान हो गया, ये करे तो करे क्या। फिर आखिर में एक ही निष्कर्ष निकाला कि भाई जिसके पास भी घरों में है या कहीं भी है, उसके पास अपनी करेंसी है, उस करेंसी को ले लो और उसके मतलब राजा के पास दे दो उसे, राजा के पास, और उसके बदले चांदी दे दो। इससे क्या होगा? खजाना खाली हो गया। तो सांकेतिक मुद्रा इसलिए चलाई जाती है कि जो मुख्य धातु है, जो कीमती धातु है, बची रहे। जो कमजोर धातु है, जिसकी वैल्यू कम है, वो चलती रहे,
जैसे आज कागज के सिक्के, कागज के नोट चलवाते हैं, तो जो कागज के नोट चलते हैं उसको ये तो फायदा है कि सोने और चांदी की करेंसी नहीं चलती और उसकी वैल्यू रहती है सोसाइटी में, क्योंकि उसकी जिम्मेदार सरकार होती है। तो इतना कोई प्रबंध तो था नहीं। राजा की सोच बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि आप शुरू में आए कि होशियार किंग था, लेकिन होशियार किंग का मतलब ये नहीं होता कि वो होशियार किंग किसी से सलाह न ले। अब जैसे ही चांदी के सिक्कों के बदले तांबे के सिक्के चलने शुरू हो गए, तो लोगों ने क्या किया, नकली तांबे के टकसाल कर करके और सीधा उसके बदले चांदी के सिक्के ले लिए। सरकारी खजाना खाली होता चला गया और कुल मिलाकर जो एक अच्छा भला संपन्न राजा था उसका खजाना खाली हुआ। और ये तो उसकी तो थर्ड प्लान आई, वही दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, दो नदियों के बीच के क्षेत्रों क्या कहते हैं, दोआब। अब दोआब में जो कर वृद्धि है वो 1333-34 के आसपास है। बहुत किताबों में ईयर में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है इसका। तो दोआब में कर वृद्धि जैसे इसने टैक्स लगाया, क्योंकि भाई साहब के तो भाग्य इतने बढ़िया थे, एक तरीके से ये कहते ना, ठीक है, मतलब काम अच्छा करता था सोच के और होता उल्टा था। टैक्स क्या किया इसने, किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया। भाई साहब को पता नहीं था कि उसी साल अकाल पड़ रहा था, अकाल के समय इसने टैक्स बढ़ाया। अकाल पड़ा हुआ है, इसने टैक्स बढ़ा दिया, तो किसानों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अब ये देखो, गए थे भाई साहब इनकम बढ़ाने और हुआ क्या, उल्टा विद्रोह हो गया, जनता में विद्रोह हो गया। तो दोआब में कर वृद्धि इनकी फैल हो गई। इसके बाद ये एक साम्राज्यवादी शासक भी थे और हमेशा कहा करते थे, मतलब जो इतिहासकार इनके बारे में लिखते हैं, कि इनका इच्छा थी कि पूरी दुनिया पे राज करने की। उस राज करने के लिए इनका साम्राज्य विस्तार होना जरूरी था। तो ये हमेशा कहते थे कि मैं पूरे विश्व का राजा बनना चाहता हूं। तो ठीक है, किताबें ढेर सारी पढ़ रखी होगी, तो ऐसे ख्याल आने स्वाभाविक है। ऐसे ख्याल आ जाते हैं कई बार आदमी के मन में कि ग्राउंड में जो इनका फीडबैक हो कुछ ना हो, लेकिन राजा बनना चाहते हैं पूरी दुनिया के, और भारत के तो हर क्षेत्र पे उसका राज होना चाहिए। इस टाइप की बातें वो करते थे। अब खुरासान का विजय अभियान शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो खुरासान को जानिए कहां पे है। खुरासान अफगानिस्तान, ठीक है। तो खुरासान जो है वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। अगर आप इसे थोड़ा सा आइडिया ले लें इसमें, ये पाकिस्तान और ये यहां पे आ गया अफगानिस्तान, ये खुरासान, ठीक है। तो खुरासान पर अटैक करना चाहते थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसी समय क्या हुआ कि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक यहां अटैक करना चाहते थे और साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, तो इन्होंने एक गुट बनाया। एक राजा ईरान का था, एक शासक इधर मिस्र का था, और इधर आपका है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो आया, इन तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया और गुट बनाने के बाद प्लानिंग की कि भाई खुरासान पर अटैक करेंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक बड़ी बड़ी योजना बनाने वाले व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक बड़ी सेना की भर्ती निकालते हैं और 3,70,000 की सेना की भर्ती निकालते हैं। बहुत बड़ी भर्ती, जान ही रहे होंगे इतनी बड़ी भर्ती कभी पता नहीं कभी आती भी है कि नहीं आती है। तो 3,70,000 की भर्ती, और एक और इस भाग्यवान ने इन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी होती है क्या कहीं, इसे एडवांस सैलरी भी दे दी गई 3,70,000। 3,70,000 की एडवांस सैलरी। उसके बाद ये सैनिक तो भाई अपनी ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके सेट थे कि खुरासान पर अटैक करेंगे। खुरासान पर अटैक करना है, सब लोग अपना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से।
मतलब भर्ती तो हो गए, भर्ती होने के बाद तैयारी कर रहे हैं खुरासान पे। अब जब ये खुरासान पर चले गए, मतलब प्लानिंग थी इनकी, और 3,70,000 सैनिक थे और इन्हें 1 साल का एडवांस पेमेंट दिया गया। उसी समय क्या हुआ, ये तीनों जो नेता हैं, ये यहाँ के, एक तो इधर ईरान का था, एक मिस्र का था और एक ये, इनके बीच में तालमेल बिगड़ गया। तालमेल बिगड़ते ही क्या हुआ, ये प्लान मोहम्मद बिन तुगलक की रह गई। वो मन में ख्याल था विश्व विजेता साम्राज्य, इधर उधर साम्राज्य बढ़ाना। अब ये 3,70,000 सैनिक थे, ये उस समय करे क्या, समझ में बात नहीं। तो इसका एक हिस्सा तो इसने क्या किया, भंग कर दिया, बर्खास्त कर दिया। अब बर्खास्त सैनिकों ने क्या किया, क्या करेंगे, जब इसकी नौकरी जाएगी वो आंदोलन करेंगे, खुरापात करेंगे, और वो भी ऐसा राजा, तो आंदोलन शुरू हो गए, खुरापात शुरू हो गई। अब जब आंदोलन खुरापात होने शुरू हो गई तो उन अपने सैनिकों ने, इसकी सैनिकों ने, क्योंकि व्यवस्था तो इसकी यहाँ बढ़िया थी नहीं, खुद इसी के साम्राज्य के बहुत सारे शहर लूट लिए। और हुआ क्या, बिल्कुल एक तरीके से व्यवस्था खराब, सारे देश में लूटपाट का माहौल बन गया। इस तरीके से खुरासान की प्लान भी फेल हो गई। इसके बाद इसने अभियान चलाया करचिल का। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि करचिल कहाँ पे है। कुछ किताबों में करचिल आता है लिखा हुआ, कुछ में कुराचिल आता है। तो जो करचिल अभियान था, करचिल सैन्य अभियान, करचिल अभियान जो इसने चलाया वो 1337 ईयर के आसपास था, ठीक है। तो इस समय क्या था, कुछ किताबों में इसका ये भी आता है 1337-38। पहले तो करचिल जानिए कहाँ है। करचिल है आपके, अगर कुल्लू कावड़ा जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, या है वो आपका उत्तराखंड वाला एरिया, कुमायूं गढ़वाल वाला एरिया, चीन की तलहटी है, वहां पे है। थोड़ा सा मैपिंग में इस एरिया में, इधर चाइना हो गया। इस एरिया में क्या था कि बहुत सारे विद्रोही जाके शरण लेते थे। एक बात तो ये थी, बहुत सारे मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही कहाँ शरण लेते थे, इस एरिया में जाके। करचिल यही में बताया जाता है। विवाद है कि ये हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में, ये विवाद है। लेकिन एक बात जरूर है कि चीन के पहाड़ी एरिया पे है, यानी कि भारत और चीन का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे है। तो एक बात तो थी कि यहाँ के लोकल राजाओं को चीन परेशान करता था। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, कुछ कहते थे यहाँ के छोटे लोकल राजाओं को जीत कर साम्राज्य विस्तार करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। और कुछ का मानना है कि इधर के विद्रोही जो थे यहाँ जाके शरण लेते थे। तो जो ये सेना थी इसकी, इसने इस सेना को, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना है, बिना किसी तैयारी के इस भाई साहब ने भेज दिया यहां पे, इधर लड़ने के लिए। अब जब लड़ने के लिए इसने भेज दिया तो आप सब जानते हैं कि पहाड़ी एरिया, पर्वतीय एरिया, ठंडा एरिया, सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी का दौर, ऊपर से बरसात, सर्दी और बरसात, और इसी बीच में फैल गया वहां प्लेग, और प्लेग फैलने से लाखों सैनिक मारे गए। अब उसके बाद कुछ लोग कहते हैं 5-10 सैनिक वापस आए, मतलब मान के चलिए पूरी सेना नष्ट हो गई यहाँ पे। तो ये स्कीम भी क्या रही इसकी, फेल हो गया। इसमें करचिल अभियान भी इसका फेल हो गया। उसके बाद ये एक बार इसके, अगर हम बहुत ही संक्षेप में बात करें तो ठट्टा गया सिंध में, और ठट्टा एक विद्रोह था, क्योंकि इसके समय में ढेर सारे विद्रोह होते थे। इसके खुद के अपने ही समय में 34 विद्रोह हुए, 34, जो किसी भी सुल्तान के खिलाफ होने वाले सबसे ज्यादा विद्रोह थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि विद्रोह इसलिए थे कि इसकी प्लानिंग ही ऐसी थी, कब तक बर्दाश्त करे इसे। तो ऐसे ही एक विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था ठट्टा सिंध में। अब भाई साहब वहां पे
मर गया। मरने के बाद जियाउद्दीन बरनी या कहीं भी जगह लिखा रहता है बदायूनी, दोनों के नाम आते हैं इनके बहुत जगह, ने कहा कि आज सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये था भाई आपका मोहम्मद बिन तुगलक।